नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में भारत में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो मानचित्र पर आधारित भारत में कौन सी ऐसी जगह जो चर्चा में रही हैं वो भी इसमें आपके सामने दिखाई देती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस सवाल की जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था। सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब साझा नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चार में से एक ही कोई होगा। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है, तो हमें अपने पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमाओं का अंदाजा होना चाहिए। सरकार को तो है ही, आपको भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये बांग्लादेश है। सबसे पहले देखिए मेघालय, ये मेघालय है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ एक भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो है असम, और है भारत का राज्य। बाकी एक देश है बांग्लादेश, उसके साथ। तो असम और बांग्लादेश के बीच में है मेघालय। तो मेघालय सीधे सीधे दिखता है, ये वाला क्षेत्र जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब यहां पे हम देखें तो जो मेघालय है उसको हटा देते हैं, क्योंकि इसके साथ सीमा बना रहा है, तो ये हमारा सही जवाब नहीं है। अब उसके बाद देखिए, ये है त्रिपुरा, और ये जो उसका बॉर्डर है ये किसके साथ सीमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिख रहा है बांग्लादेश के साथ में। तो त्रिपुरा भी नहीं होगा, हटा दिया। अब मणिपुर और मिजोरम बचते हैं। अब उसके बाद देखिए, आप पहले देखिए एक तरफ से, ये देखिए, ये मणिपुर देख रहे हैं, मिजोरम देख रहे हैं। अब ये मिजोरम में ये वाला जो क्षेत्र है ये सीमा बना रहा है, लेकिन मणिपुर का आप देखें, ये है मणिपुर और बीच में आ जाता है यहाँ पे असम, तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बना रहा है। तो सही जवाब क्या होगा, मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो मणिपुर हमारा सही जवाब है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अब उसके बाद अगले सवाल में आइए। सवाल बड़ा रोचक है कि बाघ संरक्षण प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिन पहले टाइगर डे मनाया गया। कितने तारीख को मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये छोटी सी बात है, जरूर पता होगी। अब उसके बाद देखिए, बाघ संरक्षण के प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 2014 में शुरू किया गया एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक बाघ आबादी को दोगुना करना है। अब देखिए, 2014 में एक कार्यक्रम शुरू तो किया गया, भारत ने शुरू किया, और एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम था। लक्ष्य था बाघों को दुगना करना है, लेकिन 2030 तक नहीं, 2022 तक। तो यहां पे स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, पहला वाला गलत है। और दूसरा देखिए, नई दिल्ली स्थित ग्लोबल टाइगर फोरम GTF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, बाघ संरक्षण के लिए समर्पित विभिन्न देशों के सदस्यों वाला एकमात्र अंतरराष्ट्रीय निकाय है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। ग्लोबल टाइगर फोरम, ये देखिए, बात अगर की जाए तो ग्लोबल टाइगर फोरम बहुत साल पहले अस्तित्व में आ गया था। ये आ गया था वर्ष 1993 में, और 1993 में, स्पष्ट लिख देता हूं, अस्तित्व में आने के बाद इसका काम क्या था, इसका काम यही था कि टाइगर की संख्या जो टाइगर रेंज कंट्रीज है वहां पे बढ़े, यानी कि बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, सदस्य हैं जो टाइगर रेंज कंट्री हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन है ये कहां पे, भारत में है और नई दिल्ली में है। सारी बातें इसकी सही हैं। तो यहां पे सारी बातें इसकी सही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक कथन सही है, और यही हमें बताना था कौन सा या कौन से, तो केवल एक, यानी कि ए हमारा सही जवाब है। अब यहां देखिए, 2022 के जो आंकड़े जो 2023 में आए हैं उसके अनुसार ओवरऑल इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, 3682। सवाल आज आ जाए आपके सामने, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है उसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इस 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि 785 है। इसके बाद हम अगर देखें तो कर्नाटक में 563 दिखाई देते हैं, उत्तराखंड में 560 दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 560 563, 3 का ही अंतर है। लेकिन मध्य प्रदेश अभी काफी आगे निकल गया है। तो टाइगर स्टेट कौन है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कहां है, दूसरे पे कहां है, तीसरे पे कहां है, ये सब पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ओवरऑल पता है। देखिए 22 तक के आंकड़ों में तो हमें जवाब मिल चुका है। हम अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये 22 के अनुसार 53 थे, अभी ये संख्या बढ़ गई है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो इसका जवाब मैं आपको अगले हफ्ते दूंगा। चलिए अब आगे देखिए, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो सवाल है उसमें ध्यान रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट देखने में तो सही लगता है, लेकिन बहुत बारीकी से देखेंगे तो ध्यान आएगा, अरे नहीं ये बात तो गलत है इसमें। जाक्सा समिति ने आदिम जनजाति समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसे बाद में PVTGS नाम दिया गया।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर बताता हूं। आंध्र प्रदेश में पीवीटीजीएस की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड का स्थान है। अब यहाँ पे दोनों में से हमें ये बताना है सही उत्तर चुनते हुए कि कौन कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, जाक्सा समिति ने आदिम जनजाति समूहों को एक अलग श्रेणी में के रूप में स्थापित किया। ये बात तो ठीक है कि एक अलग श्रेणी के रूप में बना। कौन बना? आदिम जनजाति समूह, जिसको पीटीजीएस बोलते हैं। अब देखिए आदिम जनजाति समूह जो है ये आया 1973 में, लेकिन किसकी वजह से? जाक्सा समिति के माध्यम से नहीं, ढेबर समिति के माध्यम से। समिति का नाम क्या है? ढेबर। नाम में धोखा नहीं खाना है। जाक्सा अगर यहाँ पे ना होता तो बाकी सारी बातें इसमें सही थी। ये वो जनजाति समूह है जो अन्य जनजाति समूहों की तुलना में ज्यादा कमजोर है, ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में 2006 में नाम बदल गया और पीवी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह इनको कहा जाने लगा। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड का स्थान है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं क्या सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। देखिए जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है इनकी संख्या जो है वर्तमान में 75 इनकी, और ये नंबर सबसे ज्यादा देखने को कहां मिलता है? ओडिशा में देखने को मिलता है। ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की संख्या है 15, जो कि सर्वाधिक है। 75 में से 15 तो यही ओडिशा में है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इसका मतलब क्या हुआ? गलत हुआ। पहला स्टेटमेंट गलत था, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पे कि ना तो एक सही है ना तो दो सही है, यानी कि उत्तर हो गया हमारा डी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए वो कमजोर जनजाति समूहों में से कुछ एक उदाहरण आपके सामने है। अलग अलग राज्यों में ये 75 के 75 देखने को मिल जाएंगे, कुछ राज्य में नहीं भी हैं, लेकिन जिन राज्यों में है उसके नाम सारे हैं। ये बहुत जरूरी नहीं कि सारे नाम आपको याद हों, जहां पे जितनी जरूरत होगी हम आगे आपको जरूर बता देंगे। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चराई देव मोइदम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब देखिए चराई देव मोइदम चर्चा में क्यों है? ये वो स्थान है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। यानी कि भारत के जितने विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें एक और नया नाम सामने आ चुका है। नाम क्या है? नाम है चराई देव मोइदम। अब ये जो है किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, 4 स्टेटमेंट है उसके आधार पर जानिए। असम में पाई जाने वाली प्राचीन चट्टान की नक्काशी, असम में अहोम राजाओं के लिए ऐतिहासिक दफन स्थल, पारंपरिक असमिया त्योहार, या आगे असम में हिंदू देवताओं को समर्पित मंदिरों की एक श्रृंखला। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब के लिए देखिए ये आपके सामने है, ये एक स्तूप की तरह आप देखिए दिख रहा होगा आपको। ये एक ऐसा ढांचा बनाया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि जो अहोम राजा थे उनको दफन करने का स्थान था, उनको सम्मान देने के लिए उनका स्मृति स्थल आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का है। अहोम राजा, वो भी कहां के? असम के। सही जवाब है हमारा बी। अब देखिए यहाँ पे तो असम कहाँ पे है ये तो आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये असम आपको दिखाई देगा। लेकिन अहोम राजाओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि अहोम राजाओं का जो अस्तित्व है वो 13वीं शताब्दी में आ जाता है, और उसके बाद 19वीं शताब्दी तक अहोम राजाओं को हम देखते हैं 1826 तक ये अपने अस्तित्व में बनाए रहते हैं, यानी कि राजा के रूप में स्थापित रहते हैं। इस दौरान इनकी इसमें एक परंपरा चल गई, और परंपरा क्या थी? परंपरा ये थी कि चराई देव मोइदम एक बनता था स्मृति स्थल, जब कोई उच्च कुलीन वर्ग का इन राजाओं के परिवार के वंश का व्यक्ति मारा जाता था या उसका देहावसान हो जाता था। चलिए तो जवाब मिल चुका है, 20 का जवाब है। आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल महत्वपूर्ण है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक जिसको हम बोलते हैं, बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्षेत्रीय संगठन है और जिसे नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित किया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दक्षिण एशिया से 5 और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 सदस्य शामिल हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, भारत, नेपाल और भूटान इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अब आपको बताना है कितने इसमें से सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अब देखिए यहां पर बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, यह बात तो सही है क्योंकि कुछ ही देश इसमें शामिल हैं। उसके बाद देखिए जिसे नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ जाना जाता है, तो दरअसल इसे नई दिल्ली घोषणा के नाम से नहीं जाना जाता, इसे बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली घोषणा नहीं, बैंकॉक घोषणा। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चलिए दूसरा देखिए, इसमें दक्षिण एशिया से 5 और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 सदस्य देश
शामिल हैं। क्या ये बात सही है? चलिए देखिए, यहाँ पे हमें 7 देश दिखाई देते हैं। भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। 7 देश हैं, देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 ये हैं आपके किससे? दक्षिण एशिया से। उसके अलावा देखें तो म्यांमार और थाईलैंड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब आगे देखिए, भारत, नेपाल और भूटान इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। भारत, नेपाल और भूटान संस्थापक सदस्य। क्या भारत, नेपाल, भूटान थे संस्थापक सदस्य? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुई है। तो 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना होती है, जिसको हम विस्तार में जाने तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब आप देखिए तो ये सारे के सारे देश, अमूमन आप देखें तो नेपाल, भूटान डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, लेकिन बाकी आप देखें तो ये सब बे ऑफ बंगाल के आसपास ही हैं। लेकिन इनकी आपसी जो लाभ है वो सिर्फ इस पे नहीं, और भी बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। तो नेपाल और भूटान भी इससे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कहाँ पे थी कि नेपाल, भारत और भूटान इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो दरअसल ऐसा नहीं है। 4 देश हैं संस्थापक। एक तो भारत है, एक बांग्लादेश है, एक श्रीलंका है और एक चौथा, गेस करिए। गेस करने के लिए क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले गेस कीजिए क्या हो सकता है। चौथा है थाईलैंड। अब आप सोचिए मैंने चौथा आपको गेस करने के लिए क्यों कहा। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इसकी स्थापना जो हुई 1997 में किस घोषणा के माध्यम से? बैंकॉक घोषणा के नाम से हम जानते हैं। और इसी वजह से बैंकॉक घोषणा का जब बैंकॉक का नाम आया है तो मैंने, अब इसका मतलब कह सकते हैं कि चौथा कौन सा होगा? थाईलैंड होगा। तभी वहां पे वो घोषणा या उस नाम से हस्ताक्षर को हम जानते हैं। तो याद रहेगा 4 संस्थापक हैं। भारत, नेपाल, भूटान नहीं है, भूटान इसमें शामिल नहीं है, नेपाल इसमें शामिल नहीं है। भारत तो है लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। तो क्या है, कितने सही है? केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। राज्य पहले देख लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब देखिए, गोदावरी नदी बेसिन ऊपर बताए गए कितने राज्यों में फैला हुआ है? अब गोदावरी नदी बेसिन का मतलब क्या है? ना सिर्फ गोदावरी नदी, उसका पूरा नदी तंत्र, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उसको भी अगर शामिल किया जाए तो कितने राज्यों में फैली हुई हैं? अब इसके जवाब में देखिए, 2, 3, 5 या 6। चलिए देखते हैं। नक्शे में देखें तो पहले तो बहुत बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। गोदावरी नदी तंत्र है, बहुत अलग अलग राज्यों में, अंदाजा आपको लग पा रहा हो ना लग पा रहा हो। महाराष्ट्र की तरफ से देखिए आगे बढ़ना हम शुरू करेंगे, फिर आगे हम इधर आएंगे कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी की तरफ। लेकिन कौन कौन से वो राज्य हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र तो है ही। महाराष्ट्र के अलावा आप देखें तो इधर आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़, इधर ऊपर आपको ये दिखाई देगा मध्य प्रदेश, इधर आपको दिखाई देगा कर्नाटक, और इसके अलावा आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश। तो कितने नाम दिखाई दे गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब आप सोचिए कोई और राज्य रह गया है? तो देखिए, इसमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तो है ही, ओडिशा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उड़ीसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक राज्य जो और है जो यहाँ विकल्प में नहीं है, कौन सा नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक देखिए नहीं है, लेकिन कर्नाटक नदी तंत्र का हिस्सा है। लेकिन महाराष्ट्र हमें मिल गया, छत्तीसगढ़ हमें मिल गया, आंध्र प्रदेश मिल गया, मध्य प्रदेश मिल गया, उड़ीसा मिल गया। तमिलनाडु देखिए हमें कहीं नहीं मिलता है। तमिलनाडु हमें कहीं नहीं मिलता, तो तमिलनाडु गया कहाँ? तमिलनाडु भी बहुत दक्षिण में नीचे जाएंगे तब दिखाई देगा। तो इसका मतलब उस नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। लेकिन कर्नाटक है, तो यहाँ पे हम देखें तो हम अगर 5 तो ये तय हो गए, ये है ही, और एक कर्नाटक को जोड़ दें तो 6 हो गया। अब कर्नाटक के अलावा एक और है पुदुचेरी। 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे गोदावरी नदी तंत्र है, लेकिन तमिलनाडु तो नहीं है। तो 5 हमारा सही उत्तर है। चलिए अब अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, अंदाजा लग पा रहा होगा आपका? चलिए नहीं लग पा रहा तो बता देता हूं। मध्य प्रदेश से जब हम राजस्थान की तरफ जाएंगे, चंबल नदी में, चंबल नदी के माध्यम से मान लीजिए हम जाएं, तो
बॉर्डर पर, यानी कि एक तरफ राजस्थान है और दूसरी तरफ एमपी है। अब एमपी और राजस्थान की जो सीमा है यहां पर ही है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और यहीं पर डैम भी है। तो अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर कौन सी नदी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है, तो वह है चंबल नदी। तो चंबल नदी से ही हम बोले ना अभी गए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस क्षेत्र में। चलिए अब आगे देखें, तो आगे बढ़ते हैं। ये उसका क्षेत्र है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, वो दिखाने के लिए है कि ये यहाँ से नदी चलती है, यहाँ पे डैम है इस क्षेत्र में, फिर आगे ये नदी आगे बढ़ती, फिर आगे जाके ये मिल जाती है यमुना में, राजस्थान से होते हुए वापस मध्य प्रदेश में आती है, फिर यमुना में जाके मिलती है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि उसके द्वारा कई रिपोर्ट्स पक्षियों के इससे जुड़ी हुई तथा अन्य कुछ मुद्दों पर आती रहती है। हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई हैं, इसकी वजह से ये चर्चा में है। अब यहाँ पे देखिए किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या झारखंड? सही जवाब क्या है? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, ये वो स्थान है, नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड, ठीक है। स्थान तो आपको उत्तराखंड कहाँ है ये तो पता ही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ग्रेहाउंड, आधा और सा, ग्रेहाउंड्स एक विशिष्ट माओवादी विरोधी बल है जिसे 1989 में निम्नलिखित में से किस राज्य में बढ़ते माओवादी खतरे से निपटने के लिए गठित किया गया था? देखिए हमें क्या पता चला, जो ग्रेहाउंड्स है वो एक माओवादी बल है और 1989 में इसको गठित किया गया है। सवाल में पूछ रहा है, इसका मतलब ये जानकारी तो सही है, लेकिन किस राज्य में माओवादी खतरा बढ़ा है? माओवादी खतरे का मतलब क्या है? जो लेफ्ट का वामपंथी विचारधारा को एक्सट्रीम में कोई सोचे, एक्सट्रीम में जाए, तो उसको हम बोलते हैं माओवादी खतरा, बोलचाल की भाषा में। अब यहां पे देखिए वो किस राज्य में यह ग्रेहाउंड्स की स्थापना की गई है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो जहां पे माओवादी खतरा होगा उन राज्यों में, तो किस राज्य में ज्यादा यह खतरा दिखाई देता है उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि कौन सी राज्य यह निर्णय ले रही है उससे पता चलेगा। खतरा तो है लेकिन निर्णय किसने लिया है? तो निर्णय कौन से राज्य ने लिया है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ग्रेहाउंड्स नाम का एक विशिष्ट बल बनाया है, माओवाद विरोधी बल 1989 में, ठीक है। अब कौन कौन से क्षेत्र में आप देखें तो माओवाद दिखाई देगा आपको, तो अब देखिए यह क्षेत्र दिखाई देगा मुख्य रूप से ये जो एरिया है जो रेड कलर से देख रहे हैं ज्यादा प्रभावित है, इस ज्यादा प्रभावित वाले में झारखंड दिखाई दे जाएगा, छत्तीसगढ़ दिखाई दे जाएगा, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का ये वाला दिखाई दे रहा है, कुछ ओडिशा का दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर बिहार का भी कुछ हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश में देखें तो ज्यादातर हिस्सा ये जो येलो कलर से आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि कम है, लेकिन ऊपर आप देखें तो ये रेड कलर वाला है और यही खतरे की घंटी होता है। उसके अलावा जो लाइट येलो में है ये वो क्षेत्र है जहां पे अभी उससे भी ज्यादा कम खतरा है, लेकिन जो ब्लू कलर में है वो न्यू एरिया है। जैसे असम और मणिपुर में देखें तो माओवादियों के लिए एक नई जगह है। तो ये अंदाजा आपको रहे मोटा मोटा, कभी खबरों में आगे आप सुने तो आप अपने आप को अपडेट रखें। चलिए अब जो सवाल है वो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। अरुण और तमूर निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? घाघरा नदी, कोसी नदी, सो नदी या पुनपुन नदी? अब सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।